हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। उसके अंदर हमने देखा किस तरीके से ब्लैक पीपल ने अपने राइट्स के लिए फ़ाइट किया एंड फाइनली आफ्टर 28 ईयर्स उनको वो राइट्स दिए गए और एक डेमोक्रेटिक कंट्री डेवलप हुई जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। सो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, क्यों ये सारी चीज़ ओरली डिसाइड नहीं हो सकती कि ठीक है अब हम पीसफुली रहेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एक कंट्री में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो रिटर्न में होने चाहिए और वो जो रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कोई भी गवर्नमेंट उसको आके चेंज नहीं कर सके। और कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ प्रोवाइड करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ लिखी गई है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन या कोई भी राइट्स लिखे गए हैं, उसको कोई भी गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकती। जैसा कि हमने देखा था साउथ अफ्रीका की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही अभी डाइसी, जहाँ पर वाइट पीपल रूल कर रहे थे 28 ईयर से। अब वाइट पीपल ने सडनली अपना रूल छोड़ दिया और ब्लैक पीपल के हाथ में रूल आ गया। अब वाइट पीपल को यहाँ पर डर था कि जो उनकी प्रिविलेजेस थे, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, वो सारी की सारी चली जाएगी। और ब्लैक पीपल के अभी हाथ में अगर कंट्रोल आया तो उनको ऐसा था कि भाई अब हम मेजॉरिटी है तो हमारी यहाँ पर चलनी चाहिए, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी चीज़ होगा वो मेजॉरिटी के थ्रू होगा। सो ये जो सारी सिचुएशन थी उसको इस तरीके से करना था ताकि हर कोई उस चीज़ से, उन डिसीजन से सेटिस्फाइड रहे। इसीलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। यहाँ पे देखते हैं कि ब्लैक पीपल क्या चाहते थे और वाइट्स क्या चाहते थे। द ब्लैक मेजॉरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज। यानी ब्लैक ये इंश्योर करना चाहते थे कि जो मेजॉरिटी रूल है उसको कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, मतलब मेजॉरिटी रूल ही प्रिवेल करना चाहिए। एंड वाइट माइनॉरिटी, हमने देखा है कि जो ब्लैक थे वो 3/4 थे एंड रिमेनिंग वर वाइट्स। सो जो वाइट की माइनॉरिटी थी तो उन माइनॉरिटी का ये था कि हमें हमारी प्रॉपर्टी और प्रिविलेजेस हमें हमारे प्रोटेक्ट करने हैं। इस चीज़ पे काफ़ी लंबा नेगोशिएशन चला एंड बोथ पार्टीज़ ने ये प्रॉमिस किया कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है। वाइट ने क्या अग्री किया? द वाइट अग्रीड to the principle of majority rule एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट। वाइट ने इस चीज़ पे अग्री कर लिया कि अगर ब्लैक से चाहते हैं वन पर्सन वन वोट तो कोई बात नहीं, हम इस चीज़ पे अग्री करते हैं। एंड दे ऑल्सो अग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। तो यहाँ पे वाइट्स ने दो चीज़ों पे अग्री किया, वन पर्सन वन वोट एंड द बेसिक राइट्स फॉर पुअर एंड वर्कर्स। अगर कुछ वाइट ने कोई चीज़ पे अग्री किया है तो ब्लैक्स को भी करना था। सो द ब्लैक अग्रीड दैट द मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। क्योंकि वाइट ने ये बोल दिया कि हम वन पर्सन वन वोट पे बिलीव करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी को भी ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि खाली मेजॉरिटी रूल ही प्रिवेल नहीं करेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर खाली जो एक्सपर्ट्स हैं वो ही वहाँ पे डिसीजन लेंगे, तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे खाली ब्लैक्स या फिर खाली मेजॉरिटी का रूल नहीं चलेगा। इस चीज़ पे ब्लैक ने अग्री किया। दे अग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टीज ऑफ वाइट माइनॉरिटी। जैसा कि हमने देखा कि वाइट कंसर्न थे, वाइट को ये चीज़ की इंश्योरिटी चाहिए थी कि उनकी प्रॉपर्टी और उनके प्रिविलेजेस को कोई हार्म नहीं हो। इस चीज़ पे ब्लैक ने अग्री किया कि ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी, जो भी वाइट्स की प्रॉपर्टी है, उनको कोई ब्लैक्स नहीं लेके जा सकता। वाइट ने भी दो चीज़ पे अग्री किया और ब्लैक ने भी दो चीज़ पे अग्री किया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। वाइट ने दो चीज़ पे किस चीज़ पे अग्री किया? कि मेजॉरिटी रूल, दैट इज़ वन पर्सन वन वोट, ओके, एंड ऑल्सो कि कुछ बेसिक राइट्स पुअर एंड वर्कर्स को दिए जाएंगे। ब्लैक ने अग्री किया कि जो मेजॉरिटी रूल है वो ही एब्सोल्यूट रूल नहीं होगा, साथ ही साथ हम वाइट्स की प्रॉपर्टी को लेके नहीं जाएंगे। ये दोनों के बीच में, वाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच में अग्रीमेंट किए गए। पर क्या अग्रीमेंट करना ही काफ़ी था? नहीं। अग्रीमेंट जो हुआ उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ताकि ये एक तरीके की गारंटी हो बाय द वाइट्स एंड बाय द ब्लैक्स। इसी
तरीके से ये सारे रूल्स रेगुलेशंस, ये जो प्रोमिसेस है, जो कॉम्प्रोमाइज किए गए, वो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए इस इंटेंशन से कि कोई भी गवर्नमेंट आके इस चीज़ को चेंज नहीं कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक Constitution making is not unique to South Africa. Every country has diverse group of people. Their relationship may not have been as bad as that between the whites and the blacks in South Africa, but all over the world people have differences of opinion and interest. यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कोई अलग बात नहीं थी, कोई यूनिक बात नहीं थी, क्योंकि जनरली कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन होता ही है। और अगर कंट्रीज़ है वहाँ पे इतने सारे लोग होंगे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहेगा, हर किसी का ओपिनियन अलग अलग रहेगा। लेकिन साउथ अफ्रीका की जो सिचुएशन थी वो थोड़ी अलग थी, क्योंकि वहाँ पर ओपिनियन रेस के अकॉर्डिंग थे, ब्लैक्स के ओपिनियन अलग और वाइट्स के ओपिनियन अलग, इसीलिए उनका इंटरेस्ट भी अलग अलग था। Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. This applies not just to the government, any association need to have its constitution. It could be a club, area, a cooperative सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी, दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसा कि हमने इतनी पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ को रन करने के लिए, कोई भी चीज़ को स्मूथली रन करने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई क्लब हो या एनी अदर थिंग। अगर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस रिटर्न में लिखे रहेंगे तो वहाँ पर वर्किंग बहुत ही स्मूथली होगा। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together. Constitution is the supreme law that determines the relationship between the people living in a territory and also the relationship between people and government. Constitution सुप्रीम लॉ तो है ही, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशनशिप बताता है दो चीज़ों के बीच में, एक तो टेरिटरी एंड पीपल के बीच में, वो कंट्री और उसके पीपल के बीच में, और वो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें कंटेन करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन? हियर आर द 4 थिंग्स। फर्स्ट, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या जनरेट करता है? ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन। Second, it specifies how the government will be constituted. So यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन तो जनरेट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि गवर्नमेंट किस तरीके से रन करेगी वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। कितनी पावर गवर्नमेंट के पास है, क्या क्या डिसीजन कौन कौन सी गवर्नमेंट ले सकती है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है। It laid down the limit on the power of government and tell us what the right of citizen are. कॉन्स्टिट्यूशन ने ही गवर्नमेंट को पावर दी है कोई भी डिसीजन लेने की, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही गवर्नमेंट की पावर पे किया है कि गवर्नमेंट को फुलेस्ट पावर नहीं देता कि जो गवर्नमेंट डिसीजन लेना चाहे वो ले सकती है, नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड की है तो साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने ही गवर्नमेंट की पावर को लिमिट भी किया है कि आप यहीं तक के डिसीजन ले सकते हो, और सिटीजन के क्या क्या राइट्स है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि पीपल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक गुड सोसाइटी क्रिएट करने के लिए। सो यहाँ पर जैसे हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रियम्बल इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही हमें यहाँ पे बताया गया है कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो क्या ध्यान में रख के बनाया है। सो फर्स्ट, ये ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है पीपल के बीच में। सेकेंड, गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करता है। थर्ड, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है और सिटीजन्स को राइट्स प्रोवाइड करता है। एंड द फोर्थ, बताता है कि पीपल के क्या एस्पिरेशन है, पीपल क्या उन्हें करना चाहिए एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि हर कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेसी एक कंट्री के लिए ऐसा है कि एक कंट्री डेमोक्रेटिक भी हो सकती है, नॉन डेमोक्रेटिक भी हो सकती है। अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना कंपलसरी है, लेकिन
अगर एक कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है तो उस नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के पास ये ऑप्शन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन रख भी सकती है, नहीं भी रख सकती। यहाँ पे वही लिखा गया है, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। ऐसी जो भी कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, लेकिन हर डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना, पहले बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम थी, इतने सारे स्ट्रगल थे, फिर रेस को ध्यान में रख कर साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसी तरीके से कुछ सिचुएशंस हमारी इंडिया में हुई और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिफरेंसेस। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में रेशियल डिफरेंस था, इंडिया में था रेशियल रिलीजन डिफरेंस। पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल किया, और जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा तब उन्होंने कुछ प्रिंसली स्टेट्स के हाथ में छोड़ दिया कि आपको अब इंडिया को एज अ इंडिपेंडेंट रखना है, मर्ज करना है पाकिस्तान के साथ या नहीं करना, वो सारा का सारा डिसीजन प्रिंसली स्टेट के हाथ में रहेगा। और उसके बाद में क्या सिचुएशन हुई, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, हम वो आगे पढ़ते हैं। Like South Africa, India constitution was also drawn up under very difficult circumstances. The making of constitution for huge and diverse country like India was not an easy affair. At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizen. The country was born through a partition on the basis of religion difference. जो हमारी country में था वो racial religion difference था. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. ना ही खाली ये इंडिया के लिए ही बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, पाकिस्तान वालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। और इसी के चलते कि इंडिपेंडेंट रखना है या मर्ज करना है, 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर्स। There was another problem. The British had left it to the rule of princely state to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain in इंडिपेंडेंट। अब उन्होंने ये चीज़ छोड़ा कि भाई इंडिया पाकिस्तान के साथ जाके मर्ज होगा या वो इंडिपेंडेंट रहेगा। The merger of these princely states was a difficult and uncertain task. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it today. आज का अगर हम इंडिया का स्टेटस देखें तो आज जो हमारी कंट्री जितनी सिक्योर है उतनी सिक्योर पहले नहीं थी, और उस टाइम पे ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया आगे जाके इतनी सिक्योर हो भी पाएगी क्या। लेकिन द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ कंट्री। ये सारी प्रॉब्लम्स थी विथ द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, दैट इज द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Despite all these difficulty, there was one big advantage for the makers of Indian constitution. Unlike South Africa, they did not have to create consensus about what a democratic India should look like. Much of these consensus has evolved during the freedom struggle. जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को प्रॉब्लम हुआ कि किस डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, वो प्रॉब्लम इंडियंस को नहीं हुई, मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हुई, क्योंकि जब उनका फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था विद द ब्रिटिशर्स, तब ये सारी चीज़ें उनके थ्रू हुई और उन्होंने इस चीज़ को इवॉल्व किया कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule, it was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा स्ट्रगल था वो ये था कि किस तरीके से फॉरेन रूल के साथ स्ट्रगल किया जाए, साथ ही साथ जो बड़ा हमारा स्ट्रगल था वो ये था कि अब हम हमारी कंट्री को रिजुविनेट कैसे करें, रिवाइव कैसे करें। जो इतनी ख़राब हालत थी हमारी इंडिया की, हमारी कंट्री की, उसको वापस से ठीक कैसे किया जाए, ये भी सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम था। देन बैक इन 1928 मोतीलाल नेहरू और कुछ 8 अदर कांग्रेस लीडर थे जिन्होंने 1931 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, और जितने भी सेशंस हुए, कराची सेशन जो कंडक्ट हुआ इंडिया में, उसमें यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई, दैट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
जिस चीज़ से हम बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है, जहाँ पर हर एक के पास एक वोट करने का अधिकार है। जब ब्रिटिशर्स रूल था तब ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बहुत फोकस नहीं किया, बल्कि उन्होंने बहुत कम राइट्स दिए थे, कम वोटिंग राइट्स दिए थे और कुछ ही लोगों के हाथ में था वोट करना। और इसी के कारण जो हमारा पहले जो ब्रिटिश रूल था उस टाइम का लेजिस्लेचर बहुत वीक था। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 to provincial legislature and ministry all over the British rule. These were not fully democratic government, but the experience gained by Indians in the working of legislature institution proved to be very useful for the country in setting up its own institution and working in them. So जैसे ही ब्रिटिशर्स रूल यहाँ पर ख़त्म हुआ, इंडियंस के लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब ब्रिटिश रूल था तब लेजिस्लेचर कितना वीक था और इंडियंस को ये पता था कि हमें कहाँ कहाँ इस लेजिस्लेचर को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, हमें क्या क्या चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन में डालनी पड़ेगी जो कि ब्रिटिशर्स ने नहीं रखी थी। और इसी तरीके से मोतीलाल नेहरू एंड अदर जो 8 कांग्रेस लीडर्स हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। Years of thinking and deliberate on the framework of constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries. But on our own terms, many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bills of Rights in the US. The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. So जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना गया है वो बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को देख के बनाया है। बहुत सारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अच्छा था वो सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशन में डाली गई, seeing the social and economical equality. Yet they were not simply imitating what the others had done. At each step they were cautioning whether these things situated our country. So ये जो बाकी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन थे वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं किए गए। हमारी कंट्री के डिफरेंस ऑफ रिलीजन्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, क्या हमारी कंट्री की सिचुएशन है और किस तरीके से वो आगे कंट्री को देखना चाहते थे, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कितने लोगों ने मिलके किन किन ने कौन कौन हमारी असेंबली में थे जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, वो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।